morning, friends. I'm here with a new topic from your Kaleidoscope book, The Financial Expert, written by R.K. Narayan, and this is a fictional novel, my friends. In this novel, the novel has 5 parts, and each part has an amazing story. द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉवेल के 5 भाग हैं। पहले भाग में मालगुड़ी में सेंट्रल कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना व्यवसाय करने वाले एक छोटे से साहूकार के बारे में जो मार्गया को चित्रित किया गया है। डॉक्टर पॉल के साथ मार्गया का मिलन मार्गया के जीवन को बनाता है और बिगाड़ता भी है। नॉवेल के दूसरे भाग में डॉक्टर पॉल द्वारा लिखित सेक्सोलॉजी पर एक पुस्तक प्राप्त करने और इसे गार्डनर प्रिंटर के मालिक श्री मदन लाल के उदार सहयोग से प्रकाशित करने के बाद महिमा और प्रतिष्ठा की हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में बताता है। तीसरे भाग में अपने बेटे बालू को एसएसएलसी पास करवाने के लिए मार्गया के प्रयासों से संबंधित है। परीक्षा असफलता बालू को उससे घर से गायब करने में मदद करती है। मार्गया हालांकि अपने बेटे को ठीक करने में सफल होता है। नॉवेल के चौथे भाग में एक अमीर चाय बागान के मालिक की बेटी बृंदा के साथ बालू के विवाह से संबंधित है। मार्गया ने एक आकर्षक जमा ब्याज योजना शुरू की। यह योजना अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय संस्थाओं को खाली करते हुए वित्तीय दुनिया में हलचल पैदा करती है। मार्गया आर्थिक और सामाजिक गौरव के चरम पर है और 5वें और अंतिम भाग में डॉक्टर पॉल के साथ अपने बेटे बालू के घर पर खूनी मुठभेड़ के बाद मार्गया के गौरव की ऊंचाई से गिरने के बारे में बताया गया है। मार्गया को उसके साथ सभी जमा राशि वापस करनी है और वह एक उजाड़ दिवालिया हो जाता है। उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, वह कंगाल बन जाता है। इस प्रकार उपन्यास एक असाधारण वित्तीय जादूगर के उल्का वृद्धि और पतन को चित्रित करता है। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर में सबसे पहला नाम आता है मार्गया का, जो एक फॉर्म फिलअप करने का काम करता है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वह नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी मार्गया की पत्नी है। थर्ड कैरेक्टर इज बालू, जो मार्गया और मीनाक्षी का बेटा है। फोर्थ कैरेक्टर बृंदा का है, जो बालू की पत्नी है। और 5वां जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस नॉवेल में वह है डॉक्टर पॉल का, जो पैसे कमाने को लेकर के और भी बहुत ही बेहतरीन व्यापारी है। लोग उसे मार्गया कहते थे। उसका असली नाम उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं जानता था। उनका नाम पुश्तैनी ग्रामीणों ने मोहक भगवान कृष्ण के नाम पर रखा था। सभी ने सोचा था कि उनके नामकरण समारोह में उन्हें मार्गया नाम दिया गया था। वह खुद अपना नाम भूल गया था और अपने नाम मार्गया पर हस्ताक्षर ही करता था। कानूनी दस्तावेजों में भी मार्ग का अर्थ रास्ता और अय्या का अर्थ होता है दिखाने वाला। अर्थात इस प्रकार मार्गया का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने रास्ता दिखाया। मार्गया ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को रास्ता दिखाया था। मालगुड़ी से 100 मील दूर रहने वाले भी उसके पास मदद के लिए आए। मालगुड़ी में सबसे गर्वित इमारत केंद्रीय सहकारी बंधक बैंक है। तट के सामने घास का मैदान है, दूसरी ओर एक बरगद का पेड़ है। मार्गया इसी क्षेत्र के तहत अपना वित्तीय लेन देन चलाता है। मार्गया के चारों ओर एक अर्धवृत्त में ग्रामीण बैठे थे। उनके व्यवहार और अभिव्यक्ति को देखकर कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वे उस व्यक्ति के कितने बड़े प्रशंसक थे। मार्गया लगभग 42 वर्ष है। लोगों ने उनकी आज्ञाओं का सम्मान किया। मार्गया ग्रामीणों के लिए एक जादूगर थे। उन्होंने सहकारी बैंक से ऋण लेने में उनकी मदद की। उनका जीवन सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने में गरीब लोगों की मदद करने पर निर्भर था। एक ग्रे रंग का टीन बॉक्स
जिसमें अपनी बाहों के नीचे एक छोटे भूरे रंग के टीन बॉक्स को ले लिया। इस छोटे से बक्से में उनके सारे उपकरण, स्याही की एक बोतल, एक कलम और मोहर, एक रजिस्टर था जिसमें नामों और अंकों का वर्गीकरण किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो बॉक्स में थी वह सरकारी सहकारी बैंक के ऋण आवेदन पत्र थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आवेदन पत्र थी और उनका अधिकांश समय इसे प्राप्त करने में व्यतीत होता था। उनकी अपनी एक एजेंसी थी जो उन्हें आवेदन पत्र प्रदान करती थी। जब कोई ग्राहक आया तो मार्गिया ने उन्हें सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या आपने आवेदन पत्र सुरक्षित कर लिया है। यदि उत्तर नकारात्मक था तो मार्गिया ने उससे बैंक भवन के अंदर जाकर एक फॉर्म लाने के लिए कहा और साथ ही एक या दो अतिरिक्त फॉर्म लाने का प्रयास करने को कहा। हमेशा एक से अधिक फॉर्म प्राप्त करना संभव नहीं था क्योंकि क्लर्कों ने उन्हें फॉर्म देने से मना कर दिया और फीस वसूल कर ली। मार्गिया उन्हें रूप में कामयाब रहे। मार्गिया ने फॉर्म में विवरण भरने के लिए शुल्क लिया। कुछ अन्य मामलों में मार्गिया की मदद बहुत महत्वपूर्ण थी। लिपिकों ने अपने अपने तरीकों से ग्रामीणों को प्रताड़ित किया था। एक ग्रामीण जो अपना खाता जानना चाहता था उसे काउंटर पर मांगना पड़ा और हमेशा बदमाश और क्लर्क ने कहा, तुम्हारी पासबुक कहाँ है। एक ग्रामीण पासबुक पर अपना हाथ नहीं रख सकता था। अगर पासबुक निकल गई दृष्टि से तो यह भारी पुराना था क्योंकि वह इस्तेमाल के बाद ग्रामीणों को क्लर्क की दया पर रखा गया था जिसने कहा था कि उसे केवल उसके व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं किया गया था। उन्हें क्लर्क को नकद या अन्य प्रकार की पेशकश के साथ भुगतान करना पड़ा। ऐसे में परिस्थितियां मार्गिया की मदद अमूल्य साबित हुई। मार्गिया ने बैंक के कम से कम 50 सदस्य के खाते रखे। इसके लाल टेप ने क्या बांध डाली। उन्होंने प्रयास से साफ किया। बैंक के सदस्यों के अधिकांश खाते उनके सिर में थे। उन्होंने ग्राहक को देखने के लिए और वह तुरंत उसे बताया, क्या आपने पिछले ऋण के रुपयों का भुगतान किया था। उसे एक सप्ताह के भीतर 300 रुपये का नया ऋण मिल सकता था। पुराने ऋण के 50% भुगतान हो जाने पर बैंक उन्हें नया ऋण देता है और मार्गिया उन मामलों पर ग्रामीणों से बात किया करता था जो उसके लाभकारी थे, अन्यथा वह उनके प्रश्नों की आवश्यकता का भुगतान नहीं कर पाएगा। पैसे की तत्काल आवश्यकता वाले लोग मार्गिया को मिलने आते थे। वह जानता था कि उन्हें कैसे संभालना है और कैसे उनसे सबसे अच्छा मुनाफा भी कमाना है। अगर किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत है और आर्थिक मदद करने के लिए मार्गिया के पास कहने को आया है तो मार्गिया ने कहा कि आपकी बेटी की शादी करके आप तो भूल जाएंगे, फिर आपको मार्गिया की आवश्यकता ही क्या रहेगी। इससे यह पता चलता है कि मार्गिया ने विभिन्न योजनाओं को अपनाया और ग्राहकों से उच्च दर पर पैसा कमाने के लिए तकनीकें अच्छे तरीके से प्राप्त थी। एक दिन कनाडा नाम का व्यक्ति अपने गांव से 15 मील दूर पैदल चलकर आया। उसके पास लगभग 20 एकड़ जमीन और एक घर और एक बेंत का स्वामित्व था, लेकिन वह सब गिरवी रखकर बर्बाद हो गया था। वह अपनी बेटी के शादी करने के नाम पर कईयों से उधार ले रखा था। जब वह मार्गिया के पास आया तो मार्गिया ने कहा, अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है कि आप एक संयुक्त ऋण प्राप्त करें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका कोई एक गारंटर हो। और इस कठिनाई के लिए मार्गिया ने ग्रामीणों से कहा, लेकिन ग्रामीण में से कोई भी तैयार नहीं होते हैं। सभी ने नकारात्मक स्वर में अपना सिर हिलाया। क्योंकि मार्गिया इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों में से ही एक मल्लाना नाम के व्यक्ति को छांटा। मल्लाना को समझाया कि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपको एक गारंटर बनना है और इससे आपको ब्याज के रूप में लाभ भी प्राप्त होगा। और इस बात को सुनकर के मल्लाना जो है वह तैयार हो जाता है, क्योंकि मार्गिया अपने कौशल से उसे समझाता है कि वह 7.5% का चार्ज करेगा,
लेकिन वह केवल 4.5% ही बैंक को भुगतान करेगा। इससे हमें 3.5% का लाभ होगा। उसके बाद मारगया मल्लाना की विरासत आदि के सभी विवरणों को एक साथ ऋण आवेदन पत्र भरने में व्यस्त हो जाता है। मल्लाना के बाएं अंगूठे को पकड़कर उसका निशान लेता है और आवेदन पत्र पर उसका समर्थन हासिल कर पाता है। उसने बॉक्स में से 75 रुपये नकद निकाले और उन्हें मल्लाना को सौंप दिया और उस अपने खाते में जमा करने के लिए कहा और फिर उस आवेदन को प्रस्तुत किया। मारगया ने पेड़ की छाया के नीचे बहुत मेहनत की। उसने उधार दिया और फिर किसी को उच्च ब्याज की जरूरत थी और इस तरह उसका व्यवसाय काम कर गया। जब शाम होने को आया तो मारगया ने अपना बक्सा बंद किया। इससे वहाँ जितने भी लोग थे सारे समझ गए कि यह जो फाइनेंशियल विजार्ड है, क्योंकि मारगया को फाइनेंशियल विजार्ड कहा गया है, तो यह जो वित्तीय जादूगर है यह अपना क्या कर रहा है, ऑफिस को अब बंद कर रहा है। घर पहुंचकर मारगया ने अपना बक्सा अपने घर के सामने वाले कमरे के बेंच के नीचे रख दिया। उसका छोटा बेटा बालू रसोई से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अप्पा आज क्या लाए हो? मारगया ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। अच्छा बेटा, आज तो मैं कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन कल तुम्हारे लिए एक खिलौना लाऊंगा। मारगया अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह खिलौने पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। नंबर 14 पी विनायक स्ट्रीट एक प्रसिद्ध जगह था। मारगया के पिता उस क्षेत्र में बसने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद घर का भी बंटवारा हो गया था, क्योंकि उनके भाई और उनकी पत्नियां एक साथ रहना नहीं चाहते थे। क्योंकि घर के पीछे एक कुआं था और वह कुआं मारगया के हिस्से में आया था, इसलिए उसका भाई और उसका परिवार उस पानी का इस्तेमाल ना करे ऐसा चाहता था। लेकिन आए लोगों ने मारगया को ऐसा करने से रोक दिया। तभी उसकी पत्नी वापस आती है और अपनी बेटी के चीखे सुनती है। मारगया को उसके लापरवाही के लिए डांटती है और मारगया से कहती है कि क्या आप एक बच्चे का देखभाल भी नहीं कर सकते हैं। इस बात से मारगया को शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे कोई आदमी ड्यूटी से भागते हुए पकड़ा गया हो। उसने अपनी पत्नी से कटुता से कहा, तुम ऐसा क्यों चिल्लाती हो, मानो उसके घराने पर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ी हो। व्यापार के काम के बाद मारगया स्नान करना चाहता था। उसने अपना पिता लोटा खोजना चाहा बट मिला नहीं। अगले सुबह जब मारगया अपने ऑफिस के लिए निकला तो उसका बेटा बालू उसके पैर को पकड़ करके जाने से मना करने लगा। वह चाहता था कि मारगया उसको अपने साथ ले जाए। उस बच्चे को मनाने में मारगया का आधा दिन निकल जाता है। मारगया दिन के दोपहर में अपना बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और काम करने लग जाता है। तभी वहां पे अरुलदास आ पहुंचते हैं। अरुलदास वह सहकारी बैंक के प्रधान चपरासी थे। उन्होंने बताया कि मारगया को हमारे बैंक के सेक्रेटरी ने उसे बुलाया है, क्योंकि वह उसके बैंक के फॉर्म का गलत उपयोग कर रहा है। इस नोक-झोंक में मारगया को एहसास होता है कि अगर वह बड़ा व्यक्ति होता तो शायद यह उसके साथ नहीं होता। क्योंकि वह गरीब है या फिर पैसे से अमीर नहीं है, इस कारण से यह दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। मारगया अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका, क्योंकि उसके ग्राहकों के सामने उसका अपमान किया गया था। परेशान मारगया ने अपने सामान समेटा और घर की ओर चल दिया। वह दिल से परेशान है। उसे लगा कि सफ़ेद रंग का चश्मा पहनने के कारण लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, इसलिए उसने अपना चश्मा जेब में रख लिया। वह इस तरह सोचने लगा कि अगर वह सचिव की तरह दिखता तो वह व्यक्ति हमारे बैग से वह बैंक का कागजात निकालने की हिम्मत नहीं करता। अतः मैं भी इनको अमीर होकर के दिखाऊंगा और तब मैं इनसे बदला लूँगा। अगले दिन उसने फीते की धार वाली धोती पहनी थी, जिसे वे आमतौर पर वह डिब्बे में मोड़कर रखता था। यह धोती उसे शादी के समय उपहार में मिला था और उसने एक नई कमीज भी पहनी,
जिसे उसने 2 साल पहले सिलवाया था। वैसे तो मार्गिया को यह कमीज पहनने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह इसे भविष्य के किसी फंक्शन के लिए बचा के रखना चाहता था। लेकिन चूंकि पिछले दिन की हुई घटना ने इसे झकझोर के रख दिया था, वह उस सेक्रेटरी की बराबरी करना चाहता था जिसने उसे कल के दिन में डांटा था। उनकी इस हरकत को देख करके, मार्गिया की हरकत को देख करके आज मार्गिया की पत्नी भी बहुत हैरान थी। वैसे मार्गिया का मानना था कि यह उसकी नई जीवन का शुरुआत है। वह नए पोशाक के साथ उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो वहां के उसके ग्राहक भी उसे अजीब तरह से देखते हैं। इस बात को जब पता चला अरुल दास को तो वह भी मार्गिया को देखने आया, लेकिन मार्गिया उन्हें डांट करके भगा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कपड़े की ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर आ जाना, क्योंकि जो गंदे धोती और इसकी कमीज थी, इसने अपनी पत्नी मीनाक्षी को कहा था कि अगर अरुल दास आएगा तो तुम उन्हें दे देना। अब मार्गिया हमेशा पैसे के ख्यालों में डूबा रहने लगा। उसे लगता था कि एक गरीब आदमी एक जंगली जानवर की तरह है और केवल धनी लोगों का ही सम्मान होता है। मार्गिया सोचता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह अपनी पत्नी के लिए दवाएं और उसके लिए सुंदर उपहार, अपने बेटे के लिए भी सुंदर उपहार खरीद पाता। तभी उसने अपने सामने देखा कि लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे तरकीब अपनाते हैं। उसने देखा कि लोगों ने एक लावारिस लाश को लेकर के धन एकत्र किया और शेष राशि से उन्होंने 2 या 3 दिनों तक आनंद किया। इससे मार्गिया के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तभी उस एक्सटेंशन के मार्केट रोड से एक आदमी आ रहे थे। वह गली के मंदिर के पुजारी थे। मार्गिया को लगा कि यह पुजारी जी हमें कुछ मदद कर सकते हैं और तभी वह उनसे अपनी सारी समस्याओं को बताता है। मार्गिया से बात करते हुए पुजारी जी को समझ में आया कि मार्गिया पैसों को लेकर के परेशान है। उसने उसे बताया कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो उसे लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया तो वह बहुत धनी हो जाएगा। उसने इसे मार्गिया को कुबेर की कहानी बताई जो महाभारत से संबंधित है। वे बताते हैं कि किस प्रकार से मार्कंडेय देवी लक्ष्मी की पूजा करके बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है। पुजारी जी ने मार्गिया से कहा कि धन उन्हें ही आता है जो बिना किसी विचार के एक मन से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पुजारी की इस सलाह ने मार्गिया के दिमाग में नकारात्मक प्रभाव बढ़ा। वह डरा हुआ था, वह भागना चाह रहा था क्योंकि वह सोचा कि पुजारी उसे किसी देवी की वेदी पर अपने पुत्र की बलि देने के लिए कहेगा और इसलिए वह पुजारी से घर जाने की अनुमति चाहता है। वह अचानक से वहां से भाग जाता है और घर पहुंचता है। वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से डांट खाता है, कितना देर आप कहाँ थे। वह कपड़ा बदलता है और सोने के लिए चला जाता है। वह नींद में अपने बेटे सचिव और अरुल दास के बारे में सोच रहा था। फिर उसे वह स्वप्न में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब बेटा को वह जगा देता है और यह सोच करके कि उस यहाँ पे कोई आया है, जिससे रात को भी उसकी जो नींद है वो पूरा खराब हो जाती है। अगले सुबह मार्गिया अपनी छोटी सी पेटी के सामने अपनी लाल रजिस्टर में से खातों को जांच रहा था। उसका बेटा उसकी गोद में बैठने के लिए आया। मार्गिया ने उसे कहीं और जाकर के खेलने के लिए कहता है और कहा कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन बच्चा नहीं गया। फिर उसकी ओर से वह गोद में चढ़ जाता है। मार्गिया बालू पर कस के चिल्लाता है कि और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा चिफेट लाऊंगा। बालू ने पूछा कि क्या अभी नहीं खरीद दीजिएगा। इसलिए बालू गुस्सा हो जाता है और उस बक्से पर एक लात मार देता है। इससे क्या होता है कि जो स्याही था वह उसके डायरी के पेज पे सारा गिर जाता है। इससे गुस्सा जाता है बालू और उसे पकड़ करके दबा देता है, जिससे वह बच्चा रोने लगता है। तभी बालू की माँ मीनाक्षी रसोई से भागी आती है और मार्गिया को डांटती है कि मेरे बच्चे ने क्या किया है।
और फिर मार्गिया बताता है कि देखो तुम्हारा बेटा ने मेरा सारा रजिस्टर खराब कर दिया। अचानक से बालू उसके बक्से को उठा करके भागने लगता है और रजिस्टर वो सब उठा करके सारा एक नाले में फेंक देता है। क्योंकि नाले से रजिस्टर का निकालना संभव नहीं था, इसके लिए राहगीरों ने मार्गिया के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। मार्गिया को बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे को एक जड़ से थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ लगाने के बाद जो राहगीर थे मार्गिया की बहुत निंदा करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे हृदय में दया नाम की चीज नहीं है, तुमने बच्चे को मारा। मार्गिया ने उस को ढूंढने के लिए एक मेहतर जो नाली की काम सफाई का काम करते थे उनको बुलाया, लेकिन कुछ मिला नहीं। और उसके जितने सगे संबंधी थे वह हमेशा उसको देख रहे थे। जब वह मेहतर चला गया तो वहाँ से टिप्पणी आती है, कमेंट आता है उसके भाई लोग से कि उस घर में हमेशा कोई ना कोई बात परेशान करती है और विवाद होते रहता है। मार्गिया बहुत परेशान होता है और घर से निकल जाता है। लेकिन उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, कहीं नाली में तो नहीं चला गया। मार्गिया को अच्छे से पता था कि वह इस डायरी के बिना व्यवसाय नहीं कर सकता था, क्योंकि सारे ग्राहकों की लिस्ट जानकारी उसी में थी। वह इस घटना को अपने ग्राहकों से छुपाना चाहता है क्योंकि उसे डर था कि वे इसका फायदा उठा सकते हैं। मार्गिया से किसी ने पूछा कि आपका रजिस्टर कहाँ है, तो उसने बताया कि मैंने उसे ठीक करने के लिए दिया है। फिर किसी ने पूछा कि आपका बक्सा कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने उसे रंगने के लिए भेजा है। लेकिन तभी एक ग्राहक जिसका नाम काली था वो कहता है कि मेरा हिसाब बताओ तभी हम पैसा देंगे, और अगर तुम कल हिसाब दिखा दोगे तो हम तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर देंगे। मार्गिया के लिए बात अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उसके पास रजिस्टर होता तो वह काली को दिखाता और पैसे के लिए मजबूर भी करता। काली ने फिर भी सचिव के कमरे की दृष्टि रेखा से दूर छोटी छत पर बैठे और अपने सभी पुराने ग्राहकों पर नजर रखते हुए जो उस बैंक में जाते थे और आते थे सक्षम था, निपटने में सक्षम था। इन सभी निराशाओं के बीच मार्गिया मंदिर में वापस आता है। अंदर से वह पुजारी जी का आवाज सुनता है। उसने किसी मूर्ति के आगे साष्टांग प्रणाम किया और जलते हुए तेल, फूल और हवा में लटकी धूप की मिश्रित गंध ने मार्गिया को आनंद की अनुभूति कराई। उस पल उसको लगा कि यह दुनिया कितनी शानदार है। वहाँ पे ना ही कोई सेक्रेटरी था, ना ही कोई अरुलदास था। यह सभी चिंताओं से मुक्त दुनिया है। उसे ऐसा लग रहा था कि ना ही यहाँ कोई बालू है जो मेरा रजिस्टर को फिर से गटर में फेंक देगा। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि मार्गिया जो था यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर पा रहा था। पुजारी जी ने उसे उसकी कुंडली लाने को कहा ताकि उसके भाग्य के बारे में वह और ज़्यादा जान पाए। घर जाता है और दरवाज़ा खुलते ही अपनी पत्नी से कुंडली की मांग करता है। उसकी पत्नी ने ऐसी मांग पर आश्चर्य जाहिर किया, उसे शक की निगाहों से देखा और उसको ऐसा लगा कि कहीं यह किसी दूसरी शादी की तो फिराक में नहीं है। वह 15 मिनट में नहा धो करके तैयार हो जाता है, अच्छे पोशाक पहनता है और माथे पर लाल सिंदूर और पवित्र राख पर छींटे लगे थे। पत्नी से पूछा क्या कॉफ़ी तैयार है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि दूध नहीं है, क्योंकि दूध विक्रेता ने पिछले शाम ही अपने बकाया मांगने के लिए आया था। फिर से इसने कहा क्या कुंडली मिली, लेकिन मीनाक्षी इसे शक की निगाहों से देख रही थी। लेकिन मार्गिया ने मजाक में उसे यह बताया कि इसके बारे में तुम बहुत जल्दी ही जान जाओगी, और मार्गिया अपने घर से निकल आता है। पुजारी जी उसकी कुंडली के देखने के बाद बताते हैं कि तुम्हारे तो कुंडली में शनि आके बैठ गए हैं, इसलिए यह जरूरी है कि तुम्हें शनि भगवान को प्रसन्न करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मार्गिया यानी कि तुम इस दुनिया में बहुत अमीर बन सकते हो, और नहीं तो फिर तुम दुखों के सागर में डूबते रहोगे। यह 4 बजे था जब पुजारी के पास मंदिर बंद करने का समय आ चुका था। मार्गिया को वह कुछ मंत्र देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 40 दिनों तक जो हमने नियम बताया है उसका पालन करना होगा।
और ये पूजा संपन्न करते ही तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा और देखना तुम्हें मेरे पास दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। मार्गिया इस बात को सुनकर के ईमानदारी से यह संकल्प लेता है कि वह देवी लक्ष्मी का पूरा ध्यान से पूजा करेगा। मार्गिया घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से एक कमरे को साफ करने के लिए कहता है। साफ करने के प्रोसेस में जो सामानों को आने और ले जाने की जो आवाज़ें थी वह पड़ोसियों भी सुन रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक पूजा करने के लिए शुभ अवसर पर जितना भी आवश्यक सजावट होता है वह इस रूम में कर दे। वह इस दरवाजे पर आम के पत्तों को बांधे, हॉल में देवी लक्ष्मी का चित्र लगा दे और एक आसन लगा दे और उस पर चतुर्भुज देवी का चित्र लगाया जो धन, भेद, बहादुरी, उद्यम और सभी अच्छी चीज़ों की रानी है। मार्गिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बाजार से जौगरी, हल्दी, रंगीन चावल, फल, चीनी यानी कि मिश्री, काले चने की खली, मीठा तिल, दही, मसालेदार चावल और विभिन्न प्रकार के फल और शहद खरीद करके लाए जो उसके पूजा में काम आने वाले हैं। मार्गिया ने 100 रुपये दिए और उनसे कहा कि यह हमारी पूजा का भी भाग होगा और इसी से हम अपना फलाहार भी करेंगे। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा पर मार्गिया का अपना जो पूजा था वो शुरू होता है। वह माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने पूजा पर बैठ जाता है। हाँ, बीच बीच में उसका बेटा जरूर डिस्टर्ब करता है लेकिन वह दरवाज़ा बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाता है। उसने पानी में लथपथ एक लंगोटी पहन रखी थी जिसके सामने छोटे छोटे बर्तनों में तरह तरह की छोटी छोटी चीजें फैली हुई थी। मंदिर के पुजारी ने लाल कमल का फूल भी लाने को कहा था। कमल की पंखुड़ियों को जलाकर काला होने के बाद उसमें घी को मिला करके उसको बिंदी लगाना था। लाल कमल मार्गिया इकट्ठा करके सरयू के तट पर चला गया। एक गाड़ी उसकी ओर जा रही थी। मार्गिया ने पीछे आवाज दी और उस गाड़ी वाले ने इसको लिफ्ट दिया। मार्गिया चौराहे पे उतरता है और उस तालाब की ओर बढ़ता है जहाँ पे लाल कमल इसको मिलने थे। वहाँ पर पहुंचकर लाल कमल का फूल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह तोड़ नहीं पाता है। फिर मार्गिया ने एक संवाददाता को देखा। वह मार्गिया ने उससे लाल कमल लाने के लिए कहा और वह खुशी खुशी मार्गिया के लिए लाल कमल ले आया। मार्गिया को वह संवाददाता बताता है कि वह खाली समय में किताब लिखता है, इसीलिए उसे इस काम के लिए एकांत स्थान को चुना। मार्गिया को मदद जब हुआ तो डॉक्टर पॉल, जो वह पत्रकार थे उनका नाम था डॉक्टर पॉल, उसे अपने घर ले गए और डॉक्टर पॉल ने उसे बताया कि वह प्रेम या फिर सेक्स या फिर प्रेम निर्माण की विज्ञान के बारे में एक किताब लिख रहा था। मार्गिया अगले दिन अपने कमरे में बैठकर लक्ष्मी देवी की पूजा में पूरा लीन था। वह गुरुजी के द्वारा, उस पुजारी के द्वारा दिए गए मंत्र को 1000 बार दोहरा रहा था क्योंकि पुजारी जी ने ऐसा ही कहा था। वह लाल रेशम की धोती पहनी थी और अपने माथे पर और शरीर को पवित्र राख से ढक दिया था। उसके बेटे के द्वारा डिस्टर्ब किए जाने के बाद भी वह अपने पूजा साधना से हटता नहीं है। पूरा कमरा चमेली, धूप, कपूर, चंदन की धूल आदि के गंध से भर गया था। वह अपनी पत्नी की इस पूजा के दौरान आज्ञाकारिता के विचार से बहुत प्रसन्न था। वह उन दिनों उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। वह फिर से गाय का दूध, मक्खन और लाल कमल का काला पेस्ट बनाया और उसे अपने माथे पर लगाया। पूजा के दौरान में डॉक्टर पॉल और उनके कार्यों को भी याद किया। पॉल की पुस्तक को याद करके उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी साधना भंग हो जाएगी और वह उसे फिर से अपने दिमाग से निकाल देता है। बात को सोचता है कि 40 दिन के बाद मेरी ये गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी। वह प्रत्येक दिन मंत्रों की उच्चारण किया करता था जिसमें 8 घंटे समय लगते थे। 40 दिनों के बाद वह अपने कमरे से पूजा करके बाहर निकला तो उसके दाढ़ी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे क्योंकि उसे पूजा के दौरान में इनका बनाने का आदेश प्राप्त नहीं था। कमरे से निकलने के बाद मार्गिया को विजय की अनुभूति होती।
क्योंकि पुजारी जी के द्वारा उसे आदेश प्राप्त था या फिर उसे सलाह मिली थी कि जैसे ही वह इस कठोर तप को करेगा, लक्ष्मी देवी उनके ऊपर खुश हो जाएंगी और शनि देव भी खुश हो जाएंगे, जिससे उसकी जो दुख की समय है वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस फिक्शनल नॉवेल का पहला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको सारी जो स्टोरी है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक भी स्टेप को नहीं छोड़ा है। जो नॉवेल में दिया हुआ है वो हमने एक लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करा है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि बाकी लोग ज़रूर सीख पाएँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।